वहाँ के लोगों से है, जहाँ उनके सपनों को उड़ान मिलती है और जहाँ साधारण लोग असाधारण काम करके मिसाल बन जाते हैं। इन्हीं मिसालों को सम्मान देने के लिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा आज आपके सामने लेकर आया है शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा, को पावर्ड बाय लिबर्टी शूज लिमिटेड एंड सिटी यूनिवर्सिटी, बैंकिंग पार्टनर HDFC बैंक, एसोसिएट पार्टनर सुख सेवा सिमरन ट्रस्ट, OPS इंटरनेशनल स्कूल करनाल, जेनेसिस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, जील लैबोरेटरीज लिमिटेड, नारायणा स्कूल करनाल, एग्री किंग ट्रैक्टर्स एंड इवेंट पार्टनर यूनि काउंसिल एजुकेशन नेटवर्क। पार्टनर्स का नाम लेना भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं की वजह से हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के इस भव्य मंच में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम सम्मान कर रहे हैं उन शख्सियतों का जिनकी सोच, मेहनत और जिनके योगदान की वजह से ही हरियाणा की प्रगति असली ताकत बन रही है। ये आयोजन सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि उन कहानियों का उत्सव है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, राजनीति, उद्योग और अध्यात्म के माध्यम से प्रदेश को नई दिशा दे रही है। और इसी प्रेरणा के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी, मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको माइक लेना होगा। जो हमने शिक्षा से विस्तार का जिक्र किया, एक है पिछले 15 साल में या मैं 20 साल में कहूँ कि 2 डेकेड्स में एक रिफॉर्म्स आप कहिए कि पूरे इस सिस्टम में आए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई और इस बीच इस दौर में AI टेक्नोलॉजी का जिक्र आप किस तरह से देख रहे हैं? सिटी यूनिवर्सिटी उसके ऊपर कितना फोकस कर रही है? डॉक्टर अनुराग, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बता पाए। सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि लास्ट 5-6 साल की मैं बात करूं तो AI ने पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन ये होता है कि AI जॉब लेगा कि जॉब देगा। मेरा सबको यही आंसर रहता है कि अगर AI के साथ चलोगे, AI के टूल सीखोगे तो AI इज असिस्टिव थिंग। AI आपकी हेल्प करेगा। तो सिटी यूनिवर्सिटी में हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम फ्यूचर स्किल्स के ऊपर, AI के ऊपर काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ काम कर लिया है AI के ऊपर। हम AI क्लासरूम्स बना रहे हैं, गूगल जामिनी क्लासरूम्स बना रहे हैं। AI एक ऐसा टूल है जो आने वाले टाइम में पूरी एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं कि हम करनाल में हैं। हम कल्पना चावला जी का जिक्र ना करें तो वो भी ठीक नहीं। बहुत बड़ी एक शख्सियत जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, यहां से गए और पूरे हरियाणा देश का नाम चमकाया। मैं स्कूलिंग के ऊपर थोड़ा सा आता हूं कि क्योंकि जिनका मैंने नाम लिया वो डेफिनेटली यहां से पढ़े बढ़े और कहां तक पहुंच गए। बदलते दौर में स्कूलिंग किस तरह से बदली है? आप OPS इंटरनेशनल स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस तरह से स्कूलिंग में चेंजेस आई हैं? क्योंकि मैं ये फील कर पा रहा हूं कि जब हम अपनी फैमिलीज में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो वो 6th में सोच रहे होते हैं कि हमारे बेटे ने या बेटी ने 11th में क्या करना है, या वो जब 20 साल का होगा या होगी तो वो क्या करेगी। तो बहुत बड़ा जिम्मा आपके ऊपर होता है। एक आपने सवाल किया कि बच्चा 6th में होता है, वो 11th की सोचता है। आप बहुत दूर चले गए। फर्स्ट का बच्चा आजकल 12th में सोच रहा है। अच्छा, तो बच्चे सोच रहे हैं, उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं। आई थिंक ये बोथ वेज है, क्योंकि आजकल हम एज पेरेंट्स ही बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि हम बच्चे का चाइल्डहुड ले रहे हैं जी। और आजकल अगर मैं स्कूल की बात करूं, थोड़ा सा हमें पुराने जमाने में आपने डांट खाई है अपने स्कूल में? बहुत खाई है, मार खाई है। वो भी कितनी बार पेरेंट्स आपके स्कूल गए हैं कि जी हमारे बच्चे को आपने गौरव को हाथ कैसे लगाया? हाँ, नहीं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। मतलब अगर मैं इंडिविजुअली स्पेसिफिकली पर्सनली इस बात को बोलूं तो वो तो कहता है कि नहीं भाई अपने आप देखो क्या करना, पढ़ के जाओ, होमवर्क करके जाओ, और 2 और मारिएगा हमारी तरफ हाँ, से। बिल्कुल। लेकिन आजकल के सिनेरियो में अगर हम बात करें, हमारे पास कॉर्पोरल पनिशमेंट एक नाम आ गया है एंड दैट्स अ क्वाइट फैंसी वर्ड, बट यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से कि हम बच्चे का भविष्य तभी बना सकते हैं जब स्कूल और पेरेंट साथ मिलकर चले। अलग अलग अगर हम डायरेक्शन जाएंगे, देखिए हमारा भी फोकस सिर्फ एक होता है कि बच्चे का भविष्य सुधारना, उसको एक अच्छी राह देना, एक अच्छी डायरेक्शन देना। सो उसके लिए हमें पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के रीजनल हेड जगबीर जम्मू जी स्टेज पर आए हमारे मेहमानों को सम्मानित करने के लिए। महावीर सिंह फोगाट,
आमतौर पर जो इंट्रोडक्शन है मैं हमेशा साथ में बैठ के ही देता हूँ, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा, तो इस वक्त आपके सामने वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने हरियाणा को ही नहीं पूरे देश को शाइनिंग स्टार्स दिए हैं। मैं चाहूँगा कि खड़े होकर तालियां बजाकर महावीर सिंह फोगाट का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कह रहे हैं कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दंगल, तो दंगल में तो आप कहाँ थे? दंगल में तो आमिर खान था। इसमें कोई भी वो बनावटी बात नहीं, जो स्टोरी है वो रियल है। और जहाँ पटियाला रहा था वहाँ के जो कॉलोनी थी उनको सबको पता है, जो जो सेंटर के पास थे। तो जो आमिर खान का रोल में उसने बहुत बढ़िया जो मेहनत करके उसने पहले वजन भी बढ़ाया, उसके बाद उसने घटाया भी। तो उसने काफ़ी मैंने जो देखी है, मेहनत की है। और जो उसकी शूटिंग होती थी, जो हम बैठते थे देखते थे, काफ़ी मेहनत होती। जो एक मिनट का जो पर्दे पर दिखे उसके ऊपर जो 8-8 घंटे जो है उसके ऊपर लग जाया करते थे, कट हो जाते फिर बार में। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की। मतलब महावीर जी कह रहे हैं कि जो फिल्म देखी थी आपने दंगल, उसमें जो आमिर खान थे असली हीरो वो नहीं, असली हीरो मैं हूँ, यही कह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो असली हीरो है इसने प्रण लिया कि जो छोरी हैं उनको दंगल में लेके आऊँगा। और अपने हरियाणा में तो ऐसे है कि दंगल तो बहुत दूर की बात है, छोरी घर से बाहर चले जाए शाम को तो ही माँ लड़न आ जाए कि कित थी तू। तो ये काम कराया कैसे आपने? देखिए, जो टीवी पर मैं देखता था, सिर्फ जो स्पोर्ट्स के चैनल होते थे वह देखता था। तो हमारे इंडिया में कुश्ती नहीं थी, लेकिन जो एशियाड में ओलंपिक में जो है बाहर देशों की लड़कियां कुश्ती लड़ती थी, तो मैं देखता था। फिर मैंने सोच आई हुई मैंने लड़कियों की कुश्ती लड़ानी है। क्यों, अगर जो जापान की, इंग्लैंड की, नाइजीरिया की कुश्ती लड़ सकती तो हमारे देश मैं भी क्यों नहीं लड़ाऊँगा। तब मैंने सोच की थी भाई जो मैंने इनको कुश्ती लड़ाऊँगा। और ये मैंने जो है 7-8 साल की भविष्य में जो है लगा दी थी। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा कि आप स्टेज पर बने रहें महावीर फोगाट जी, मुकेश राजपूत जी, और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा गौरव शुक्ला, एडिटर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा जगमीत जम्मू, रीजनल हेड न्यूज़ 18 नेटवर्क। स्वागत है आप दोनों का इस न्यूज़ 18 के मंच पर। मैम, लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। पढ़ेगा हरियाणा, बढ़ेगा हरियाणा। स्कूलों में बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं। आज स्कूलों में एक दौड़ लगी है कि स्मार्ट स्कूल कैसे हों, आधुनिकता जो है वो स्कूलों में कैसे आए। मोरल वैल्यूज़ की कोई बात नहीं करता। मोरल वैल्यूज़ की जहाँ बात आती है तो वो पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि पेरेंट्स देखेंगे, घर वाले देखेंगे। स्कूल इसमें कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है? नमस्कार सभी सुनने वालों को। स्कूलों की जो बात की आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे ही स्कूलों में ये होड़ है या सभी अपने बच्चों को स्मार्ट बना रहे हैं तो वो बिना आधारों के हैं, बिना मूल्यों के हैं, संस्कारों के हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है अ चाइल्ड विथ एंड empowered child with values, an empowered child who has got all the qualities of a holistic personality. तो अगर हमारी holistic personality में value system missing होगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्तित्व किसी को भी आकर्षित कर पाएगा। तो स्कूलों में ये कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे moral value की classes, सिर्फ moral values के sessions नहीं, बच्चों से उन sessions को रिव्यू कराना, कॉम्प्रीहेंड कराना कि वो क्या समझते हैं। मुझे लगता है ये कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जेनेसिस क्लासेस आप चलाते हैं, बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। आप खुद भी गीता के प्रति समर्पित हैं, मेरे को जहाँ तक जानकारी है। और गीता की नगरी कहें या कर्ण की नगरी कहें, दोनों यहीं हैं, इसी जगह हम बैठे हैं। बच्चे अपने आप सेलेक्ट करके आते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, लेकिन आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि उनके अंदर केवल पैशन है या स्किल भी है डॉक्टर या इंजीनियर बनने की? देखिए, कोई भी नहीं बता सकता कि
कोई सेलेक्ट नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा। मेरे हिसाब से जो गीता की बात थी, जो गीता मैं आज भी मैं बच्चों को पढ़ा के आया हूँ कि हमें कर्म करना चाहिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। एक टास्क मिलते हैं, मैं पहले बता रहा था कि टास्क मिलते हैं, ईश्वर टास्क देते हैं, जैसे माँ बाप टास्क देते हैं कि भाई बच्चे को ये पढ़ना है, तो वो कर्म करना चाहिए, फल में लिप्त नहीं होना चाहिए। आज डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले ना सर अच्छा इंसान बच्चा बने पहले। मेरा क्वेश्चन वही था, मैम से भी वही था क्वेश्चन कि मोरल वैल्यूज कितनी डालते हैं। सर जैसे अभी बात हो रही थी एआई की, इससे पहले जो पैनल डिस्कशन चल रहा था कि एआई आएगा तो जॉब खा जाएगा, तो अभी मेरा डिस्कशन चल रहा था, अमेरिका में कुछ हमारे स्टूडेंट हैं, तो वो टीचर को रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे कि एआई आएगा तो टीचर को रिप्लेस कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एआई इमोशन कहाँ से लाएगा? इमोशन तो हमारे अंदर ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हमारे इन खास मेहमान को सम्मानित करने के लिए अब मंच पर आमंत्रित करूंगा गौरव शुक्ला, एडिटर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा, और मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा जगमीत जम्मू, रीजनल हेड नेटवर्क 18। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक और खास मेहमान मिस्टर धीरज सेठी का। Mr. Dheeraj Sethi is the Senior Vice President working with HDFC Bank for the last 24 plus years. He is presently the Zonal Head for Panipat Zone, comprising of 71 branches across the 3 districts of Panipat, Karnal and Kurukshetra, with a total book size of close to 20,000 crores with a team of about 500 members. ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਟਰਸਟ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟਰਸਟ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਖ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਰਸਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा जगमीत जम्मू जी, रीजनल हेड नेटवर्क 18, फेलिसिटेट आवर गेस्ट। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका, और बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। आज के इस दौर में, आज के इस युग में, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हो रहा है, जहां पर अगर मैं 15 घंटे जागता हूं तो उसमें से 13 घंटे मेरे हाथ में फोन रहता है, मेरी आंखें मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर गड़ी रहती हैं, जहां मैं अगर पूजा निकालने के लिए 5 मिनट निकाल लूं तो मुझे कई बार लगता है कि बहुत टाइम हो गया। इस दौर में गीता का महत्व क्या है? वास्तव में गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका हर युग में, हर दौर में, हर परिस्थिति में महत्व था, महत्व है और महत्व सदैव रहेगा। जी। जो बात आपने कही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जी, और मोबाइल के प्रभाव की, हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ना समय की एक गति हो सकती है जी, लेकिन भगवत गीता जो है वो एक्चुअल इंटेलिजेंस की बात करती है, आर्टिफिशियल की नहीं। और जहाँ तक बात है, एआई वहाँ भी है और एआई यहाँ भी है जी। और दूसरी बात जो मोबाइल में गड़े रहने की बात है, जी, देखो मनुष्य जीवन में विवेक से तो काम लेना ही पड़ेगा, जी, लेना ही चाहिए। जी, बिल्कुल। बिना विवेक से काम लिए ये जीवन बिल्कुल अधूरा सा है। और विवेक आपको बताएगा कि केवल मोबाइल का 18 घंटे 16 घंटे उपयोग करते रहने से कितना लाभ मिलने वाला है और कितनी स्थितियां विपरीत हो रही हैं उसके एक्सेस यूज से। जी। और हम एक बात और कहेंगे, जहां एआई की बात कही कि डिजिटल की ओर बढ़ना बुरा नहीं है, जी, लेकिन अगर हमारी बात मान लें, सब गीता को साथ ले लें और डिजिटल को भी यदि ठीक समझ लें, हमने बहुत जगह कहा कि डिजिटल को भी ठीक ले लो तो डिजिटल में भी गीता है। जी, DI को अलग करो और लास्ट अल्फाबेट L को अलग करो, जी, बीच में आपको GITA दिखेगा और वो गीता ही। बहुत बढ़िया। तो और DIL को जोड़ लोगे तो दिल बन जाएगा। भाई दिल में गीता लेके आगे बढ़ोगे तो डिजिटल भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, डिजिटल भी कंस्ट्रक्टिव होगा और हर चीज कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ेगी, डिस्ट्रक्शन की ओर नहीं। जी। एक है गीता पढ़ना, एक है गीता को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना। दोनों कैसे संभव हैं और दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है? देखो अलग अलग स्टेप्स हैं, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो फिर इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? बिना पढ़े इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन केवल पढ़ने तक सीमित रहें और इम्प्लीमेंट ना करें तो अधूरा रहेगा। पढ़ना आवश्यक है ही है। मेरा सवाल इसलिए भी था कि क्योंकि जो आज की जनरेशन है शायद वो सीधे श्लोक का उच्चारण भी ना कर पाए। मैं भी शायद बहुत सारे श्लोक का उच्चारण सही तरीके से ना कर पाऊं। उसमें देखो, हम ये कहते हैं कि उच्चारण करना संस्कृत की बहुत मुश्किल नहीं है गीता में। जी। प्रयास करेंगे तो उच्चारण भी हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं भी कर पा रहा। जैसे ये गीता जी हमारे हाथ में है, तो इसमें पूरी गीता जी में हिंदी का अनुवाद है, काव्य अनुवाद है। जी। जैसे ये एक श्लोक आया, समाया हुआ जिसमें सारा जगत, बसे जिसमें है जीव, ये सब के सब। इस ढंग से आप हिंदी में कर लो। संस्कृत नहीं पढ़ी जा रही ये सोच के आप उसे पढ़े ही ना, ये उचित नहीं है। अब किसी भी रूप में पढ़ना प्रारंभ करें। और हमारा ये विश्वास है, जब एक बार, दो बार, 3 बार गीता जी को नियमित पढ़ने लगेंगे, पाठ करने लगेंगे, तो गीता की इम्प्लीमेंटेशन, गीता को जीवन में लाने की बात जो है वो अपने आप जीवन में आती चली जाएगी। शुक्रिया, बहुत 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 शुभकामनाएं। न्यूज़ इंडिया 18
पंजाब हरियाणा, और हमें तो लगता है ये 18 शब्द से हमें बड़ा प्यार है। गीता के अध्याय 18 है, महाभारत युद्ध में विजय भी 18 दिनों के पश्चात मिली, और वहाँ सेना भी 18 अक्षौणी थी। इसलिए न्यूज़ इंडिया 18 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जगमीत सिंह जम्मू जी से कि वो मंच पर आए, रीजनल हेड नेटवर्क 18। और अब मैं एक कर हमारे मेहमानों को मंच पर बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मिस ईशा बंसल, डायरेक्टर ओपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल करनाल एंड अम्बाला। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे दूसरे मेहमान मिस्टर जितेंद्र सिंह हेलावत, फाउंडर जेनेसिस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड एमडी जेनेसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। और अब मैं बुलाऊंगा हमारे अगले मेहमान सम्राट राणा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सम्राट राणा का स्टेज पर। हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर तुलिका गुप्ता, प्रिंसिपल नारायणा स्कूल करनाल। हमारे अगले मेहमान हैं मिस्टर गुरप्रसाद सिंह, एमडी एमरोक वेमसे ऑयल टूल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारे अगले मेहमान हैं मिस्टर राजीव मुकुल, फाउंडर एंड एमडी जी लैबोरेटरीज। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे अगले मेहमान मिस्टर रमल बंसल एंड रुचिर बंसल, COO लिबर्टी शूज लिमिटेड, एंड मिस्टर रुचिर बंसल, डायरेक्टर लिबर्टी शूज लिमिटेड। मैं हमारे अगले मेहमान को मंच पर आमंत्रित करूंगा मिस्टर ललित अग्निहोत्री, फाउंडर टेम्पल ऑफ ग्रोथ। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला जी से और जगमीत जम्मू जी से कि वो स्वामी जी को भी सम्मानित करें, फेलिसिटेट करें।